क्लास 10 बायोलॉजी। देखिए, इसके पहले हमने आपको पौधों के बारे में बताया था, ठीक है। और इस पौधों में हमने आपको जो है अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। अलैंगिक जनन में हमने आपको विखंडन है, मुकुलन है, बीजांड जनन और इसके बाद कायिक जनन। तो कायिक जनन हमने प्राकृतिक और कृत्रिम कायिक जनन आपको बताया, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक होता है वह पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है। अब पौधों में देखिए लैंगिक जनन कैसे होता है। जो पुष्प होता है उसमें नर और मादा जननांग क्या होते पाए जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एक ही पौधे में दोनों पाए जाते हैं, कभी कभी अलग अलग पाए जाते हैं। तो जब अलग अलग पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं तो उसे हम एक लिंगी पौधे कहते हैं। अगर एक ही पौधे में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं तो उसको हम द्विलिंगी पौधा कहते हैं, ठीक है। अब पौधों जो होता है, जो पौधा होता है उसमें जो होता है मुख्य जो जनन अंग होता है वो पुष्प होता है। और पुष्प के जो होते हैं 4 भाग होते हैं। जैसे देख लेंगे, पुष्प होता है तो पुष्प की जो संरचना होती है उसके हिसाब से होता है कि पौधों का जो होता है लैंगिक जनन का अध्ययन किया जाता है। तो पुष्प ही जो होता है वह पौधे का जननांग होता है, उसी में जनन अंग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पहले हम एक एक करके समझ लेते हैं कि पुष्प जो होता है वह 4 चक्रों से मिलकर बना होता है। उसकी जो संरचना होती है उस पुष्प की संरचना में 4 चक्र पाए जाते हैं, 4 वर्ण पाए जाते हैं। ये उस 4 चक्र जो पहला चक्र होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं बाह्य दल पुंज कहते हैं, ठीक है। कैलिक्स कहलाता है। और कैलिक्स जो होता है वह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, पहला चक्र होता है। पुष्प का जो प्रथम चक्र होता है वह कैलिक्स कहलाता है। और कैलिक्स जो होता है वो हरे रंग का होता है। और जब कैलिक्स मतलब जो बाह्य दल होता है जब आपस में जुड़े होते हैं तो वह जो होता है कि गैमो कहलाता है, मतलब संयुक्त बाह्य दली कहते हैं। और जब जुड़ा मतलब जो होता है अलग अलग होता है तो वह पृथक बाह्य दली कहलाता है, ठीक है। और ये पुष्प का पहला चक्र होता है। और जो होता है एक पत्तीनुमा रचना होती है, ठीक है। और उसी रूप में पाया जाता है। इसे आपने टमाटर के ऊपर देखा होगा, पत्तीनुमा जो रचना पाई जाती है वह बाह्य दल पुंज कहलाता है, ठीक है। और इसकी इकाई बाह्य दल कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम कैलिक्स कहते हैं या इसको हम सेपल्स कहते हैं, ठीक है। और ये होता है कि पुष्प का जो सहायक अंग कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है करोला कहते हैं, करोला, ठीक है। करोला कहलाता है। और इसकी जो हिंदी होती है वह दलपुंज कहलाती है, ठीक है। और ये पुष्प का जो होता है रंगीन भाग होता है। आपने जो पंखुड़ियाँ देखा होगा, उस पंखुड़ियाँ क्या होती है, रंगीन होती, रंग बिरंगी होती है, ठीक है। और रंगीन होने के कारण यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये दलपुंज जो होता है पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है उसको हम दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज जो होता है वह रंगीन होता है और यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे परागण की क्रिया हो सके। तो परागण में ये क्या करता है, सहायता करता है। और ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसके बाद जो तीसरा चक्र आता है वह हम कहते हैं उमंग कहते हैं। जो होता है ये कहलाता है, मतलब जो है ये उमंग कहलाता है, उमंग ये। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्यूसियम कहते हैं, एंड्यूसियम कहलाता है। और उमंग होता है वह पुष्प का नर जननांग कहलाता है। और इसकी जो इकाई होती है वह पुंकेसर कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है, ठीक है। और पुंकेसर के होता है जो प्रत्येक जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर के क्या होते हैं 3 भाग होते हैं। जैसे आपने गुड़हल का पौधा देखा होगा, उस गुड़हल के पौधों में होता है इस तरह घुंडी के आकार की रचनाएं पाई जाती है। तो ये जो घुंडी के आकार की रचना पाई जाती है इसको हम पुंतन कहते हैं, ये पुंतन कहलाता है। या इसको हम कहते हैं फिलामेंट कहते हैं, ये जो होता है फिलामेंट कहलाता है या पुंतन कहलाता है। और ये दोनों जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, परागकोश कहलाते हैं। ये होता है दोनों परागकोश कहलाता है। और इसको जो होता है हम योजी करते हैं, ये। तो प्रत्येक पुंकेसर के क्या होते हैं 3 भाग होते हैं, परागकोश, योज और पुंतन।
और इसी परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं जो नर युग्मक का काम करते हैं या जो नर युग्मक होते हैं। समझ आ गया? पुष्प का जो तीसरा चक्र होता है उसको हम पुंगक कहते हैं और इसकी जो इकाई होती है वो पुंकेसर कहलाती है और प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, यह परागकोश, योनि और कुंतल। और इसी परागकोश के अंदर जो होते हैं वह क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं और परागकणों को हम नर युग्मक कहते हैं। इसके बाद पुष्प का जो चौथा चक्र होता है उसको हम जायान कहते हैं। जायान, इसको इंग्लिश में कहते हैं गायनोसियम कहते हैं। यह और इसकी जो इकाई होती है वह स्त्री केसर कहलाती है। स्त्री केसर या इसी को हम अंडक कहते हैं। ठीक है? प्रत्येक अंडक के जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। देख लेंगे यहाँ पे ऐसे बना होगा आपकी जो है किताब में होते हैं, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है? ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इस तरह का। ये जो भाग कहलाता है ये वर्टिकाल कहलाता है, वर्टिकाल। और ये जो भाग होता है वो वर्टिका कहलाता है। ये और ये जो खुला हुआ भाग होता है वह अंडाशय कहलाता है और इसके अंदर जो होते हैं वह बीजांड होते हैं। ये तो पुष्प के जो होते हैं, जो जायान होता है, पुष्प का जो चौथा चक्र होता है वह मादा जननांग कहलाता है और इस मादा जननांग की जो इकाई होती है वह स्त्री केसर होती है या अंडक होती है। और प्रत्येक अंडक के जो होते हैं 3 भाग होते हैं, वर्टिकाल, वर्टिका और अंडाशय। ये खुला हुआ भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। तो आप देखिए होंगे कि पुष्प जो बना होता है ऐसे मानी बना होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपकी जो है किताब में बना होगा। आप देखेंगे पुष्प का जो फिगर आता है वो इस तरह जो है बने और यहाँ पे इस तरह जो रचनाएं पाई जाती है। ये और इस तरह होता है वो पुष्प का जो भाग होता है वो पाया जाता है। ठीक है? और ये होता है इस तरह होता है थैलमस का पाया जाता है और यहाँ पे जो कि इस तरह होती है वो लड्डू होती है, स्टेनस लड्डू। और ये होता है देख लेंगे, ये होता है कैलिक्स कहलाएगा और ये होता है कोला कहलाएगा और ये होते हैं स्टेनस कहलाते हैं, स्टेनस। और ये होता है स्टेनस हो गया और ये होता है फिलामेंट, मतलब कुंतल, फिलामेंट्स कहलाते हैं। और ये होता है स्टिग्मा कहलाएगा, स्टिग्मा। और ये होते हैं स्टाइल और ये जो खुला हुआ भाग होता है इसको हम कोरी और ये होता है यहाँ पे बन जाता है जिसको हम कहते हैं ओवल्स या बीजांड। ये पुष्प की संरचना में आ जाता है। ये तो इस तरह के पुष्प के भाग हो जाते हैं। अब इस पुष्प के भाग में होता है, ये हमने आपको समझा दिया कि मेन रूप से आपके समझे कि ये दोनों होता है पुष्प का नर जनन भाग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। पुष्प का जनन अंग होता है ये कहलाता है, ये जनन अंग कहलाता है। और ये जो होता है ये होता है पुष्प का सहायक अंग कहलाता है, सहायक अंग। ये मतलब होता है पुष्प की संरचना के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद होता है इसमें परागण की क्रिया, मतलब जब ये पुष्प के बारे में समझिए, अब इसमें आता है परागण। देखिए क्या समझ, ध्यान से अगर समझेंगे तो याद हो जाएगा। परागकोश से परागकणों का वर्टिकाल तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण कहलाती है। मतलब एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्टिकाल तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण कहलाती है। और परागण की जब क्रिया होती है, परागण क्या होता है फिर 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण होता है, दूसरा होता है परपरागण। तो परागण की भाषा समझ आ गई, मतलब एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण कहलाती है। और परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण।
तो देखिए अब इसमें क्या है कि पहले होता है परागण या पॉलिनेशन, मतलब इसके स्ट्रक्चर के बाद होता आता है परागण आता है या पॉलिनेशन आता है, पॉलिनेशन। और हमने बताया कि एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाल तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वह परागण कहलाती है। और परागण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण ये, और दूसरा होता है परपरागण। परपरागण तो स्वपरागण का मतलब होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। कारण मतलब स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं यह वह स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। या सीधा सा समझिए कि एक पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। मतलब एक पुष्प का परागकण जो होता है जब उसी पुष्प मतलब पुष्प वही रहेगा, जाति वही रहेगी, तो उसी पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वह स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। और स्वपरागण के लिए होता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और स्वपरागण में जो होता है एग्जाम्पल होता है जैसे मूंगफली होता है, इसके अलावा गुलमेहंदी है, खट्टी कुट्टी है, मटर का पौधा है, इसमें जो होते स्वपरागण की क्रिया होती है। और स्वपरागण जो होता है वह पुष्प पे सबसे आसान होता है, मतलब आसान और जो होता है निश्चित घटित मतलब जो होता है घटना होती है या निश्चित घटित प्रक्रिया होती है। मतलब स्वपरागण की क्रिया क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट होती है, सरल होती है और एक निश्चित घटित प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है कि परागण के लिए जो होता है कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मतलब दूसरे पुष्प के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। स्वपरागण में जो होता है किसी दूसरे पुष्प के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। और इसमें जो होता है स्वपरागण में जो होता है कि जो परागकणों की संख्या क्या होती है, कम परागकणों की आवश्यकता होती है और उसी में जो होता है पॉलिनेशन की क्रिया क्या होती है, हो जाती है, परागण की क्रिया हो जाती है। और जो स्वपरागित पुष्प होते हैं उसके रंग, पुष्प, सुगंध, मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब उसमें जो होता है कि पौधों के अंदर जो होता है पुष्पों में जो होता है उसका रंग, उसका सुगंध आदि होता है चीज़ों की आवश्यकता उसके अंदर नहीं पड़ती है। और स्वपरागित जो पुष्प होते हैं उससे शुद्ध नस्ल के जो होते हैं, शुद्ध नस्ल वाले जो होते हैं पौधे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। सुना गया? ये जो होता है स्वपरागण किया। एक बार फिर समझ लें कि स्वपरागण में जो होता है एक पुष्प का परागकण जो होता है उसी जाति के उसी पुष्प पर या उसी जाति का कोई दूसरा पौधा उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है उसे स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। और स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो स्वपरागित होता है परागण की क्रिया होती है यह एक आसान होती है और एक निश्चित घटित प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है कि स्वपरागित जो पुष्प होता है उसमें परागकणों की संख्या कम होती है, कम परागकणों की आवश्यकता होती है। तीसरा आता है कि जो स्वपरागण की जब क्रिया होती है तो इसमें जो होता है किसी साधन के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता या किसी पुष्प के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। और इससे जो होते हैं शुद्ध नस्ल के पौधे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके बाद स्वपरागण से हानियाँ क्या होती है, इसमें स्वपरागण से हानि होती है कि पहला होता है कि इसमें उत्तम श्रेणी के बीज क्या होते हैं, प्राप्त नहीं होते। और इसमें जो होता है जैसे जैसे उसकी संतति बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो होते हैं कमज़ोर अनहेल्दी पौधे जो होते हैं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते चले जाते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है। इसके बाद होता है कि जो होते हैं कि स्वपरागण से जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनके बीज जो होते हैं कमज़ोर होते हैं। हमने अभी बताया इनसे जो पौधे होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इसके बाद होता है कि इनसे जो होता है स्वपरागण से नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब जो जातियाँ बनती हैं वह पौधों के समान होती है, मतलब जो मूल पौधा होता है उसी के समान होता है। दूसरा आता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण का होता है जिसमें एक पुष्प का परागकण जो होता है
एक पुष्प का जो परागकण होता है इसमें क्या होगा, उसी जात के दूसरे पौधे, जात वही रहेगी, दूसरा पौधा रहेगा, बोला इसमें एक पुष्प का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वह पर परागण की क्रिया कहलाती है। और पर परागण में जो होता है माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, वायु, कीट आदि के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। और जो स्वपरागित जो पुष्प होते हैं, जो मक्का वगैरह होता है, गेहूँ होता है, ये सब जो होते हैं स्वपरागित पर परागित पुष्प कहलाते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि पर का मतलब दूसरे, परागण का मतलब बताया था हमने कि पर परागण की क्रिया में एक पुष्प का जो परागकण होता है वह दूसरे पौधे के, जो पौधा होता है, जो दूसरा पौधा होता है उसके, मतलब एक पुष्प का परागकण जब दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वह जो होता है पर परागण की क्रिया कहलाती है। और वह पौधा ही नहीं, मतलब दूसरा का मतलब होता है दूसरी जात का नहीं होना चाहिए, जात वही होनी चाहिए, यह तो यह पर परागण की क्रिया कहलाती है। और पर परागण में जो माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें जल, वायु, कीट आदि क्या होती है, माध्यम। और जो पर परागित पुष्प होता है वह जो होता है हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, उसमें विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। और इनसे जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो संकर पौधे कहलाते हैं या संकर बीज कहलाते हैं। और जिससे उत्पादन क्या होता है, अधिक से अधिक होता है। और इसमें जो होता है नई जातियों क्या होती है, उत्पन्न होती है, मतलब इसके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, नई जातियों को उत्पन्न होती हैं। और इनसे जो प्राप्त पौधे होते हैं, जो बीज होते हैं, वो संकर पौधे कहलाते हैं। यह संकर प्रजातियों का निर्माण होता है। और ये जो होते हैं इसके अंदर वेरिएशन, विभिन्नताएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और दूसरा हानि क्या होती है, जो पर परागण होता है इसमें साधन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो साधन अगर नहीं मिलेगा तो पर परागण की क्रिया नहीं होती, ठीक है। और दूसरा होता है कि इसमें एक पुष्प जो होता है दूसरे पुष्पों पर जो है निर्भर रहता है, मतलब पर परागण की क्रिया में जो एक पुष्प होता है वह दूसरे पुष्प के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है साधन अगर की आवश्यकता होती है, अगर साधन नहीं मिलता है तो परागण की क्रिया क्या होगी, नहीं, ये उससे क्या होती है, हानियाँ होती है। अब इसके बाद इसमें आता है कि बीजांड का निर्माण या बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। देखिए अभी हमने बताया था, जो पढ़ाया था कि पुष्प का जो मादा जननांग होता है वह अंडक कहलाता है। पुष्प का जो मादा जननांग होता है वह अंडक कहलाता है। और इस अंडक के क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं, वर्तिका जो है वर्तिका और अंडाशय, ठीक है, ये तीन भाग होते हैं। तो जैसे ही परागण की क्रिया होती है तो परागण की क्रिया के बाद जो होता है परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं। तो वर्तिकाग्र जो होता है वो चिपचिपा होता है, सुगरी सोल्यूशन होता है, वहाँ पे शर्करा का घोल पाया जाता है। जैसे ही शर्करा का घोल होता है वहाँ पे जो होते हैं, जैसे क्या नाम है, परागकण पहुँचते हैं, वह परागकण जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो होता है कि परागण की क्रिया हो जाती है। परागण के बाद निषेचन होता है। और निषेचन के बाद जो होता है जो परिपक्व अंडाशय होता है वह फल में बदल जाता है। और जो बीजांड होता है वह बीज में बदल जाते हैं। मतलब पहले परागण की क्रिया होगी, उसके बाद निषेचन की क्रिया होगी। और जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी तब जाकर के जो होता है जो परिपक्व अंडाशय होता है वह फल में बदल जाता है। और जो परिपक्व बीजांड होता है वह बीज में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है कि अंडाशय जो होता है वहाँ पे प्लेसेंटा वगैरह लगे रहते हैं। और प्लेसेंटा क्या काम करता है, न्यूट्रिशन या पोषण करने का काम करता है, ठीक है। तो और बीजांड के अंदर जो होता है केवल जो प्लेसेंटा जो होता है लगा होता है, प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन, भोजन, पानी जो होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको प्राप्त होती रहती है। और यहाँ पे जो होता है बीजांड द्वार को छोड़ करके, ठीक है, जो भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियोसैक होता है, जो अंडक होता है, वह अध्यावरण चारों तरफ से अध्यावरण के द्वारा जुड़ा रहता है। मतलब उसमें अध्यावरण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसलिए मान लीजिए ऐसे जो होता है बीजांड होता है, ये जो होता है बीजांड होता है, और इसके चारों तरफ ऐसे रचनाएं क्या होती हैं, पाई जाती है। ये जो होता है इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। तो बीजांड द्वार को छोड़ करके जो होता है कि होते हैं बीजांड द्वार को छोड़ करके जो होता है जो उसका भ्रूणकोश होता है वह अध्यावरण के द्वारा घिरा रहता है। तो ऊपर का जो भाग होता है, जो छिद्र वाला भाग होता है, खुला जो भाग होता है वह बीजांड द्वार कहलाता है। और नीचे का जो भाग होता है वह निभाग कहलाता है।
और ये भ्रूणकोश कहलाता है, ठीक है, और भ्रूणकोश कहलाता है। और यही भ्रूणकोश होता है में बीजांड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और उसमें जो होता है कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उसमें 4 जो होते हैं आपको जो होते हैं बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और 1 सक्रिय होता है। जो सक्रिय होता है उसमें बारंबार जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने के बाद जो होता है कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की रचना का निर्माण होता है, जिसमें से 3 जो होती है यहाँ पे ऊपर की तरफ जो होते हैं पाए जाते हैं, 3 जो होता है विभाग की तरफ पाई जाती है, और 2 क्या होते हैं बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो होता है वहाँ पे ये जो होता है बीजांड का विकास हो जाता है, उसकी संरचना हो जाती है, ये पूरा जो है बन जाता है। इसके बाद आता है कि परागकणों का अंकुरण होता है। जैसे ही परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, यहाँ अभी हम बताया कि जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस पदार्थ होता है, तो परागकण क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं, और जब अवशोषित कर लेते हैं तो इसके अंदर जो है पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। परागकण क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। परागकणों का अंकुरण आपको पूछा जाता है कहाँ होता है, तो परागकणों का अंकुरण कहाँ होगा, वर्तिकाग्र के ऊपर होता है, और वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और जब अंकुरित हो जाते हैं तो पराग नलिका का निर्माण होता है, और उस पराग नलिका के अंदर क्या होता है, 2 नरयुग्मक पाए जाते हैं, और यही नरयुग्मक जो होते हैं वह निषेचन की क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इसमें से एक जो नरयुग्मक होता है वह अंडकोशा के साथ संयुग्मन की क्रिया करता है, जो जिससे जो होती है जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और उसी युग्मनज से जो होते हैं भ्रूण का निर्माण होता है। और जो दूसरा नरयुग्मक होता है वह क्या करता है, द्वितीयक केंद्रक के साथ संयुग्मन की क्रिया करता है, और जब द्वितीयक केंद्रक के साथ संयुग्मन की क्रिया करता है उससे भ्रूणकोश बनता है, और जो त्रिगुणित रचना होती है, और वही भ्रूणकोश जो होता है बन जाता है, और भ्रूणकोश क्या करता है, भ्रूण को न्यूट्रिशन या पोषण देने का काम करता है। तो संयुग्मन और जो होते त्रिशल्यन की जो क्रिया होती है वह मिला करके उनको हम दोहरा निषेचन करते हैं, ठीक है। और जब दोहरा निषेचन हो जाता है उससे जो होता है कि जो होता है बीज और फल का निर्माण होता है, और आवृत बीजी पौधों में जो है दोहरा निषेचन जो है क्रिया महत्वपूर्ण होती है। बीज और फल अभी हमने बताया कि जैसे ये परिपक्व अंडाशय जो होता है वह फल में बदल जाता है, और बीजांड जो होते हैं वह बीज में बदल जाते हैं, और इसके बाद इन बीजों का अंकुरण होता है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तब बीजों का अंकुरण होता है। बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ कब होता है, जब उसको उचित मात्रा में तापमान, ऑक्सीजन और नमी जब मिलती है तब जो है बीजों का अंकुरण होता है, और बीज अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो प्राइमरी स्टेज में बीज जो होते हैं वह प्रसुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो होता है बीज को रखे जाता है, तो वह बीज क्या होते हैं, कुछ समय के लिए विश्रामावस्था में रहते हैं या प्रसुप्ति अवस्था में रहते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई जो होता है हलचल नहीं होती है, लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण आता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो वह प्रसूति अवस्था क्या होती है, उसकी समाप्त हो जाती है, और वह बीज अंकुरित होकर के नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाते रहते हैं। और इस तरह ये चलता रहता है, नए पौधे पुराने जो है पुराने होते रहते हैं, और पुराने के बाद नए पौधे आते रहते हैं। और इस तरह होता है कि प्रकृति में जो होती है कि वह जीवों का अस्तित्व बना रहता है, और ये निरंतरता बनी रहती है, और अपनी वो वंश, अपनी वो जाति को क्या करके बनाए रखते हैं। और इस तरह होता है कि परागण की क्रिया हो जाती है, बीजों का अंकुरण हो जाता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में हमने बता दिया आपको, और ये पुष्प के बारे में बता दिया। तो आपकी किताब में पुष्प की संरचना का फिगर दिया होगा, उसको बना लेंगे, और इसके बाद ये जो होता है कि परागण और भ्रूण का जो है फिगर दिया होगा। किताब में जो भी फिगर इससे रिलेटेड दिया होगा NCERT के रूप में, वो फिगर आप बना लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।